Hello students, today we will learn about chapter first, that is agricultural practices या agricultural management पार्ट 4। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर की बहुत सारी स्टेप्स होती है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, लाइक पफिंग पढ़ा था हमने, सोइंग ऑफ सीड्स पढ़ा था और प्रोटेक्शन मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने वाला पॉइंट पढ़ा था, इरिगेशन पढ़ा था यानी पौधों को पानी देने वाला पढ़ा था। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चरल, उसमें जो 5th नंबर का पॉइंट है, 4 हमने पढ़ लिए थे इरिगेशन तक। 5th पॉइंट जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट जो है वो अलग अलग प्रॉब्लम्स से हमें करना पड़ता है क्रॉप को, लाइक प्रॉब्लम्स जैसे दी हुई है इस टेबल में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स की हमें इसका कैसे पहचान सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑन क्रॉप्स यानी क्रॉप्स के ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं इस प्रॉब्लम का, या इसके प्रिवेंटिव मेजर यानी इसको बचाने के यानी इसको दूर करने के, इस प्रॉब्लम को दूर करने के क्या क्या हम सुरक्षात्मक उपाय सुझा सकते हैं। लाइक फर्स्ट है वीड्स जो प्रॉब्लम है वो होती है खरपतवार, यानी इसका मतलब होता है कि अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द प्लांट, यानी हम जो प्लांट उगाते हैं या क्रॉप उगाते हैं उसके साथ में कुछ अनवांटेड यानी अनचाहे जो हमें नहीं चाहिए होते वो प्लांट भी ग्रो करने लगते हैं, तो उन्हें हम वीड्स कहते हैं। इनके एडवर्स इफेक्ट ये होते हैं प्लांट पे कि क्रॉप डू नॉट गेट न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट, यानी जो क्रॉप हमने लगाई है उसको प्रॉपर सनलाइट और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, यानी जितना उसको मिलना चाहिए उतना उसको नहीं मिल पाते, वो वीड्स ले लेते हैं उससे। तो इसके जो प्रिवेंटिव मेजर है वो हम उसमें खेतों में या क्रॉप के ऊपर यूज वीडीसाइड का यूज़ करते हैं, यानी खरपतवार या वीड्स को ख़त्म करने वाले केमिकल्स या उर्वरक या फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा। इसके अंदर होता है फ्लड, ड्रॉट, कोल्ड, यानी सूखा भी हो सकता है, बाढ़ भी आ सकती है, या कोल्ड ठंडा भी हो सकता है। तो इसके जो एडवर्स इफेक्ट होंगे वो क्रॉप पे वो होंगे ड्राइंग ऑफ क्रॉप्स, यानी अगर सूखा होगा तो क्रॉप सूख जाएगी, अगर आग लगेगी क्रॉप्स के अंदर तो बर्निंग ऑफ क्रॉप्स हो जाएगी, अगर गीला हो जाएगा बाढ़ आ जाएगी तो फसलें गीली हो जाएगी। इसके जो उपाय हैं वो है वाटर एग्जिट, यानी बहुत अधिक पानी भरने पर उसके एग्जिट की सुविधा होनी चाहिए, पानी बाहर निकलने की, और इरिगेशन अगर सूखा है तो इरिगेशन की सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है एनिमल्स क्या करते हैं, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे फसलें खराब हो जाती है। इसका जो एक उपाय है वो है फेंसिंग यानी होता है बाड़ लगाना, यानी खेतों के चारों तरफ बाड़ लगा देते हैं जिससे एनिमल्स उसके अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है डिजीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स, यानी ऐसी डिजीज जो इंसेक्ट से होती है वो क्या करते हैं, स्टेम को सुखा देते हैं और फ्रूट्स को खराब कर देते हैं, तो इससे लीफ जो है वो खराब होती है, स्टेम, फ्रूट्स आदि को डैमेज पहुंचता है। इसके जो प्रिवेंटिव मेजर है वो स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड, यानी हम इंसेक्टिसाइड्स या फंगीसाइड्स को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर का वो है हार्वेस्टिंग यानी होता है काटना। आफ्टर द राइपनिंग ऑफ क्रॉप फार्मर कट्स इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी जब फसल पक जाती है तो उसके बाद किसान जो होता है वो फसल को काट लेता है, तो इसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, ये सभी जानते हैं। नेक्स्ट स्टेप है थ्रेशिंग। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप इज ड्राइड टू रिमूव एनी मॉइस्चर, यानी जब हम फसल को काट लेते हैं तो उस फसल को हमें सुखाना भी पड़ता है क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर या गीलापन रहता है, तो उस गीलेपन को निकालने के लिए फसल को सुखाना थ्रेशिंग कहलाता है। देन इट्स ग्रेन्स आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द चॉप, सूखने के बाद क्या होता है कि जो उसका छिलका होता है उससे वो दाने सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इस प्रोसेस को ही हम थ्रेशिंग कहते हैं, यानी छिलकों से दानों को अलग करना, वो थ्रेशिंग होता है। तो थ्रेशिंग हम 2 टाइप से कर सकते हैं, बाय हैंड्स जो पुराना जो परंपरागत ट्रेडिशनल मेथड है हाथों से करने का वो, और नेक्स्ट जो है बाय थ्रेशर मशीन, आजकल जो है वो थ्रेशर मशीन का यूज किया जाता है थ्रेशिंग के लिए, तो ये जल्दी भी हो जाता है इससे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारा स्टोरेज यानी इकट्ठा करना। आफ्टर थ्रेशिंग द फार्मर फील्ड ग्रेन्स इन द बैग्स एट होम एंड कलेक्ट्स द चॉफ फॉर फॉडर, यानी जब थ्रेशिंग हो गई उसके बाद मतलब दाने निकल गए उसके अंदर से, तो किसान क्या करता है कि उन दानों से अपने बैग को भरता है और घर पे ले जाता है थैले भरकर, और उसको कलेक्ट कर, और जो उसका जो चॉफ होता है यानी जो छिलके होते हैं उसको चारे के रूप में पशुओं के लिए यूज करते हैं। बाय वेरियस मेथड स्टोर्ड ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड
बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको हम ग्रेन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट और माइस, जैसे चूहों से, कुछ अगर नमी है, गीलापन है या छोटे कीड़े वगैरह हैं तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो हमें स्टोर करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। लार्ज स्केल प्रोटेक्टर और स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन स्टोर हाउस। जो बहुत बड़े पैमाने पर ग्रेन्स को स्टोर करने का जो काम होता है वो एक स्टोर हाउस में होता है, जिसे हम साइलोस कहते हैं। फार्मर कीप्स द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एट होम एंड रेस्ट इन ही सेल्स इन द मार्केट। जो क्वांटिटी उस मतलब क्रॉप की उस फार्मर को ज़रूरत होती है कि ये इतनी चीज़ हमें चाहिए, तो वो उसको अपने पास में रख लेता है, और जो बाकी की बची हुई क्रॉप जो होता है वो उसको मार्केट में सेल करके आ जाता है या बेच करके आ जाता है, जिससे उसे मुनाफा मिलता है। नेक्स्ट जो है वो ये सारी स्टेप्स हमने पढ़ ली कि क्या क्या एग्रीकल्चर की स्टेप्स होती है। नाउ वी रीड अबाउट क्रॉप एंड एनवायरमेंट, यानी क्रॉप का और एनवायरमेंट का क्या रिलेशन है, क्रॉप एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है। द क्रॉप डायरेक्टली इफेक्ट द एनवायरमेंट बाय फॉलोइंग वेज, यानी क्रॉप जो है वो एनवायरमेंट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंट गेट क्लीन्स द क्रॉप विद क्रॉप। एनवायरमेंट जो है, अगर हम क्रॉप नई नई या बहुत सारी क्रॉप्स लगाएंगे तो एनवायरमेंट क्लीन होता है, उससे साफ होता है। क्रॉप मेंटेन द ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। इसके अलावा क्रॉप क्या करती है, उसमें से मॉइस्चर होता है उसके अंदर, तो वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, नमी, पानी की जो मात्रा होती है, उसको मेंटेन करने का काम करती है। दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ये जो क्रॉप होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर जो अमाउंट जो होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है, यानी ज्यादा या कम नहीं होने देती है। दे रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट का टेम्परेचर भी कंट्रोल करती है। एंड लोअर्स द एयर एंड नॉइस पोल्यूशन एक्सेट्रा, यानी हवा, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों को भी कम करने का काम करती है। हम जानते ही प्लांट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो क्रॉप्स भी जो है वो एक तरह की प्लांट ही होते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, यानी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ग्रीन रिवोल्यूशन के ऊपर काम किया था। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उनका जन्म जो हुआ था, उनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। उनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 एट कुम्भकोणम, तमिलनाडु। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 में तमिलनाडु में हुआ था, और उनका कंट्रीब्यूशन जो था वो ग्रीन रिवोल्यूशन के फील्ड में था, यानी क्रॉप्स के फील्ड में था। एम.एस. स्वामीनाथन वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री 1967। एम.एस. स्वामीनाथन को बहुत सारे अवार्ड मिले थे, जैसे 1967 में पद्मश्री, 1989 में पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण इन 1972, और 1972 के अंदर उन्हें पद्म भूषण मिला था। तो ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड he is famous for his contribution in the field of green revolution.